जब तक ये बीप फूड वाले ये नहीं समझेंगे कि यू आर ऑल्सो जस्ट अनदर प्रोफेशनल एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल, सब पब्लिक के अपनी डेमोक्रेटिक राइट को यूज करने के कारण हुआ है। क्योंकि ये लोग हमेशा खान्स की, कपूर्स की, जौहर्स की, चोपड़ास की, अख्तर्स की, इन सब की मूवीज को ही सबसे ज्यादा स्क्रीन देते थे, क्योंकि सिंगल स्क्रीन वाला अपनी लोकल ऑडियंस के टेस्ट के अनुसार ही फिल्म सिलेक्ट करता था। वो फ्रीडम इन्हीं लोगों ने उससे छीन ली। ये जो उफ है ना बेटा, विक्रम वेदा में निकालेंगे। क्या पसंद नहीं आया? स्टोरी, एक्टिंग, क्या नहीं? स्टोरी क्या, स्टोरी का पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी क्या स्टोरी है, हैं? स्टोरी कोई बतलाएगा ना, बतलाएगा तो तब तो पता लगेगा। स्टोरी का पता ही नहीं लगता क्या है, शुरू से आखिर तक मारदार दिखा रहा तेरी कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, बॉयकॉट को प्यारी है कुर्बानी। जी हाँ, बहुत ही बड़ी घटना हुई है कल। जो ब्रह्मास्त्र बीप वुड की नैया पार लगाने वाला था वो तो भैया पस्त हो गया। और इस बार सजा उन लोगों को भी मिली है जो हमेशा इन्हीं बीप वुड वालों के चरणों में लौट जाते थे। पहली बार डिस्ट्रीब्यूटर्स की रेड मारी गई है। बहुत सन्नाटा है इस बार, और इस बीच ऋतिक रोशन ने बचा कुचा काम भी अब पूरा कर दिया है। डुग्गू नया नया बीप वुड का स्वैग मास्टर बना है। सभी के बारे में बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे क्यों केजो का दिल धक धक कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। ब्रह्मास्त्र के अस्त होने के बाद अब रुझान भी आने लग गए हैं, मगर उससे पहले कल के ब्रह्मास्त्र मूवी रिव्यू वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि वो कौन सा अस्त्र था जो अश्वत्थामा ने चलाया था द्रोण के वध के पश्चात, जिससे पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मच गया था, और कैसे उसे शांत किया गया था। काफी मित्रों ने इसका सही जवाब दिया और कुछ मित्र थोड़ा कंफ्यूज हो गए एक और अस्त्र को लेकर जो अश्वत्थामा ने ही चलाया था, मगर वो उसने महाभारत युद्ध के बाद चलाया था। सही जवाब है नारायण अस्त्र। और ये अस्त्र अश्वत्थामा ने जब चलाया था जब उसे ये ज्ञात हुआ कि उसके ही मृत्यु का झूठा समाचार देकर उनके पिता द्रोणाचार्य से धनुष रखवा दिया गया और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोण का वध कर दिया। इसी क्रोध में अश्वत्थामा ने यह अस्त्र चलाया था। इस अस्त्र की एक ही काट थी कि अगर आप संपूर्ण श्रद्धा से अपने आप को समर्पित कर दो इस अस्त्र के सामने, तभी ये शस्त्र आपकी डिवोशनल सरेंडर पर ही शांत होगा। और ये सुझाव स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने दिया था, तब जाके सारी पांडव सेना बच पाई थी। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था वो युद्ध के बाद चलाया था, जब दुर्योधन की जंगा टूटी थी, और उसी पाप के कारण प्रभु श्री कृष्ण ने उसे उसकी मणि छीन ली और उसे आजीवन घाव के साथ जीने का श्राप दिया था, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पे चलाया था। इस सवाल को पूछने का मेरा असली मतलब ये सिद्ध करना था कि भैया प्यार की ताकत नहीं, डिवोशन की ताकत ही ब्रह्मास्त्रों या फिर नारायण अस्त्रों जैसे महान अस्त्रों को शांत कर सकती है। क्योंकि रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र मूवी के एंड में भैया वो जो ड्रैगन बनकर ब्रह्मास्त्र को शांत करने चला था वो सिर्फ एक बकचोदी के अलावा कुछ नहीं था। हमारी भारतवर्ष की ऑडियंस ही बीप फूड वालों को सीख लेते तो एंडिंग का यूं पोपट ना होता। सुना इंस्टाग्राम के बच्चों, ये होता है हमारी सभ्यता का ज्ञान। सीख जाओगे, टाइम लगेगा, और वैसे भी जलो मत, बराबरी करो। अब आते हैं उस समाचार पर जिसने पूरे बीप फूड में सन्नाटा ला दिया। पूरे 50,000 नहीं, पूरे 800 करोड़ का वेल्थ लॉस हुआ है पीवीआर और आइनॉक्स के इन्वेस्टर्स को। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि चोट इस बार बहुत गहरी लगी है। यही नहीं, पीवीआर और आइनॉक्स के स्टॉक्स भी कल की तारीख में काफी गिर गए थे। ये तो बलात्कार हो गई, थुचुक, क्योंकि जिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बल पर ये लोग इतना उछलते थे, आज उसकी भी लंका लग गई है। मैं समझाता हूँ। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने पहले दिन कितने कमाए थे? 52 करोड़। जी हाँ, फिर भले ये मूवी एक हफ्ते में ही अपनी औकात पर आ गई और पिट गई, मगर तब तक इस मूवी ने 100 से 150 करोड़ बना ही लिए थे, जिसके बल पर बीप फूड वालों को ओटीटी पर इसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए भैया, पैसा रिकवर होना चाहिए, फिर भले वो यहाँ से हो या वहां से। मगर इस खबर के आने के बाद अब पीवीआर, आइनॉक्स जैसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चेन्स भी अंदर से हिल गए हैं।
थुचुक थुचुक, क्योंकि ये लोग हमेशा खान्स की, कपूर्स की, जौहर्स की, चोपड़ास की, अख्तर्स की, इन सब की मूवीज को ही सबसे ज्यादा स्क्रीन्स देते थे। याद कीजिए लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के समय को क्या हुआ था। कार्तिकेय 2 मूवी को सिर्फ 50 स्क्रीन्स मिले थे और उसमें भी ऑड डे सैटरडे को ही रिलीज हुई। और नॉर्थ इंडिया में जहां हिंदी बेल्ट है वहां इसे 2 दिन के लिए सिर्फ तेलुगु वर्जन विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही रिलीज किया। मगर जनता ने प्रभु श्री कृष्ण की शरण ली और इस मूवी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और ये बाद में 1575 प्लस स्क्रीन पर आ ही गई। फिर भले ही इन लोगों को अपने दिल पर पत्थर रखकर स्क्रीन देनी पड़ी हो। मैंने अपने कार्तिकेय 2 वाले वीडियो में कहा था ना कि इन लोगों का भी नंबर आएगा। लो अब नंबर आ गया। थुचुक थुचुक, ये जनता की जीत है, क्योंकि जिस बीफवुड को अपनी बादशाहत का घमंड हुआ करता था और जो ये हमेशा शो करते थे कि भैया हम तो आप पर एहसान करते हैं आपको एंटरटेन करके, तो आप हमें मत सिखाओ कि क्या दिखाना है, बल्कि जो हम दिखाएं वही देखना पड़ेगा। क्यों? ब्रह्मास्त्र फिल्म की पिटाई एक हिस्ट्री बन गई है आफ्टर लाल सिंह चड्ढा की चड्डी उतरने के बाद, क्योंकि इन दोनों मूवीज पर काफी पैसा लगा था, बीफवुड वालों का भी और इन इन्वेस्टर्स का भी। जब से सिंगल स्क्रीन थिएटर वालों का टेरिटरी सिस्टम कोलैप्स हुआ है ना, तब से मल्टीप्लेक्स वालों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रांग हुआ है। इन्हीं की मोनोपोली चलती है। ऐसी ऐसी फिल्मों को इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर स्क्रीन्स दी हैं जिनको शायद ही कोई सिंगल स्क्रीन वाला अपनी स्क्रीन देता, क्योंकि सिंगल स्क्रीन वाला अपनी लोकल ऑडियंस के टेस्ट के अनुसार ही फिल्म सिलेक्ट करता था। वो फ्रीडम इन्हीं लोगों ने उससे छीन ली। ऐसा है, ये एलिटिज्म वाला कल्चर सिर्फ पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बीफवुड में नहीं बल्कि यहाँ भी है। ऐसे ही तो छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन मालिक खत्म हुए। इस पर कोई बीफवुड वाला बात नहीं करेगा और ना ही इनकी मूवीज को रिव्यू करने वाले। It was not Bahubali nor RRR, but it was actually KGF 2 which turned the tide. क्योंकि राजा मौली सर से तो ये बीफवुड वाले हार मान चुके हैं, इसलिए उनको अपने बीच में बड़े आदर सत्कार से बिठाए हुए हैं, क्योंकि इन लोगों का उसूल है कि जब दुश्मन को हरा ना सको तो उसमें मिल जाओ। और शायद इसलिए भी राजा मौली सर के मुंह से लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्र मूवी का प्रमोशन करवाया गया। बेटा बीफवुड वालों, जब अमित शाह और योगी जी सम्राट पृथ्वीराज मूवी को बचा नहीं पाए तो राजा मौली सर कैसे बचा पाएंगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने राजा मौली सर को इतना टैग किया है, इतना टैग किया और इतना पूछा है कि भैया आप इन सब से दूर रहो। उससे एक सिग्नल चला गया है बीफवुड को कि भैया अब सब पहले जाएंगे। मगर कहते हैं ना, जिनके नसीब में सिर्फ कुर्बानी लिखी होती है उनको कोई नहीं बचा सकता। ऋतिक रोशन का स्वैग मानना पड़ेगा। भाई की एक फिल्म क्या आ रही है, भाई तो वापस हवा में उड़ने लगा। एक बच्चे फैन के साथ जो बदसलूकी की गई, जिसमें कि वो सिर्फ एक सेल्फी के लिए आया था, वो अगेन इन बीफवुड वालों का असली कैरेक्टर सामने ला गया। वही तेवर, वही घमंड। ये बच्चा पक्का इंस्टाग्राम वाला बच्चा होगा, जिसे अब शायद ये समझ आ गया होगा कि ये बीफवुड के स्टार सिर्फ एक इंडस्ट्री के प्रोफेशनल मात्र ही हैं। जैसे आप लोगों का अपना प्रोफेशन होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, फिर भले वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हम भी तो एक प्रोफेशनल हुए ना अपनी फील्ड के। तो ये स्टारडम वाला पेडेस्टल इनको देकर हम कौन सा अनोखा काम कर रहे हैं। ये भी तो फिल्म लाइन में काम करते हैं ना, जैसे हम लोग हमारी डिफरेंट लाइनों में काम करते हैं। ये मायने नहीं रखता कि किसकी लाइन कितनी लंबी, कितनी छोटी है और कितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। लाइन लाइन होती है। हर प्रोफेशन की अपनी एक इज्जत होती है। जब तक ये बीफवुड वाले ये नहीं समझेंगे कि यू आर ऑल्सो जस्ट अनदर प्रोफेशनल एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल, तब तक ये बॉयकॉट मिशन चलता रहेगा। इस ऋतिक रोशन ने वही लाल सिंह चड्ढा वाली ट्वीटबाजी ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए करी है। लिखता है, द फिल्म स्टूडेंट इन मी नीड्स टू वॉच ब्रह्मास्त्र अगेन। द एक्शन, द ग्रेडिंग, द बीजीएम, द वीएफएक्स, द साउंड डिजाइन, उफ, and the absolutely incredible work. Too good. Thoroughly enjoyed this one. My congrats to the team. हालांकि ब्रह्मास्त्र की स्पेलिंग लड़का रिप्लाई ट्वीट में करेक्ट करके लिख देता है। ये जो उफ है ना बेटा, विक्रम वेदा में निकालेंगे। अरे भाई जरा कंगना को फोन लगाना तो। अबे दुग्गू, वैसे भी तुम्हारे चमचे यूट्यूब चैनल्स ने उफ भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा है कि भैया सबका बदला लेगा रे तेरा वेदा। अच्छा देखते हैं रीबॉक के जमाने में रिबूकी चलती है कि नहीं, क्योंकि इस देश ने चाइना का कॉपीकैट माल का बहिष्कार बहुत पहले से किया हुआ है। तो भैया वो किसी भी कॉपीकैट माल को लेने के मूड में नहीं है। नो अपीचमेंट, जस्टिस फॉर ऑल। थुचुक थुचुक। अच्छा एक मूवी रह गई थी जिसका रिव्यू मैं कर नहीं पाया था, और इस विक्रम वेदा का ट्रेलर भी रह गया था। इनफैक्ट विक्रम वेदा का मैं डायरेक्ट मूवी रिव्यू ही करूंगा, जिसमें आपको फ्रेम बाय फ्रेम क्लियर कर दूंगा कि ये फिल्म
क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ओरिजिनल विक्रम वेदा में जो विजय सेतुपति और माधवन का काम है, उतना ही अच्छा काम उनके सपोर्टिंग कास्ट का भी है। एक रियलिज्म दिखती है फिल्म में। सेम डिफरेंस है अक्की भैया की कठपुतली और इसकी ओरिजिनल रथ शासन में। भैया प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो माफ करना। जिन भी लोगों ने रथ शासन देखी है या अगर सिर्फ अक्की भैया की कठपुतली देख ली गलती से, वो इस फिल्म को दोबारा देखें, तब शायद समझ आएगा कि क्यों बीफ फूड वाले नकल में भी अकल नहीं लगाते। क्योंकि सारा पैसा ये स्टार्स खा जाते हैं और बाकी के अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए बजट ही नहीं बचता। यही स्टार पावर का घमंड तो तोड़ना है, जिसके नशे में चूर होकर उस बच्चे को धक्का दिया था इस ऋतिक रोशन ने। वैसे भी तुम लोगों ने गोल्ड माइंस यूट्यूब चैनल से ओरिजिनल विक्रम वेदा तो गायब कर दिए, मगर लोगों ने वही फिल्म वापस अपलोड कर दी है। लिंक नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगा, देख लेना ओरिजिनल विक्रम वेदा। और इसके साथ साथ एक और लिंक डाल रहा हूँ रथ शासन मूवी की। अक्की भैया की कठपुतली मूवी से लाख गुना अच्छी है। इस मूवी का लिंक भी साथ में ही है, डू चेक इट आउट। जिस आलिया भट्टाभट्ट को इतनी धुन सवार थी कि महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए वो दौड़ पड़ी थी, वो भैया राम मंदिर के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। ये देखो। थोड़ा सा अलग सवाल पूछूंगी मैं जी। रामनवमी बहुत ही जल्द आने वाली है। रामनवमी, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, रामनवमी आने वाली है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आपका एक रिएक्शन चाहिए था। ओके, members of the media. कोई जवाब नहीं है इनका। सचमुच अपने मजहब की पक्की हैं। हाँ भाई इंस्टाग्राम वालों, यही आर्गुमेंट दे रहे थे ना, हिंदू माइथोलॉजी पे पिक्चर बनी है ब्रह्मास्त्र, देख लो, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। हिंदू त्योहारों में अंदर की भावना दिल से निकलती है, ना कि ये फोटो ऑप करके। ये देखो। जब एक स्टार अपने आप को एक आम जनता के बराबर समझेगा, अपने आप को भी जस्ट अनदर प्रोफेशनल समझेगा, तब उसे समझ आ जाएगा कि पब्लिक की असली पल्स क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, क्या उसे देखना पसंद है। ये वो इंदिरा गांधी के समय का भारत नहीं है कि भैया इमरजेंसी लगा दो और सबको चुप करा दो। ये आज का नया भारत है जो हर मुद्दे पे अपनी बात रखना जानता है। अगर विदेशों में भारत अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन लेकर सबको बता सकता है कि भारत अब बदल चुका है, तो भैया यहाँ घर में भी इन बीफ फूड वालों को दिखा सकता है कि बॉस, फिल्में हमारे लिए बनाई जाती हैं, तो बनाओ वही जो हम चाहते हैं, वरना अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखो। ठुचुक। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल को कितना बॉयकॉट किया गया था इन बीफ फूड वालों के द्वारा, इन्हीं द सो कॉल्ड आइनॉक्स पीवीआर के मालिकों के द्वारा। कैसे वो स्क्रीन्स के लिए तरसी थी। उस फिल्म का बॉयकॉट आज भी जारी है। फिल्म फेयर इवेंट में द कश्मीर फाइल की टीम को बुलाया ही नहीं गया। ऑस्कर के लिए आरआरआर और द कश्मीर फाइल के साथ साथ गंगूबाई काठियावाड़ी भी रेस में है। देखो बॉस, आरआरआर एक अच्छी फिल्म है और कोई संदेह नहीं है इसमें, मगर अगर द कश्मीर फाइल ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री जाती है तो याद रखना ये पूरा सिस्टम हिल जाएगा। क्यों अनुपम खेर सर को आज ये कहना पड़ रहा है कि मैं कभी इन चोपड़ास जौहर्स का कभी फेवरेट हुआ करता था, मगर आज इन्होंने मेरा ही बॉयकॉट कर रखा है। मैंने पहले भी कहा था कि आपको क्या लगता है कि बॉयकॉट सिर्फ आप ही कर रहे हैं? ये बीफ फूड वाले बहुत पहले से बॉयकॉट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इनको जवाब दे रहे हैं। एसएसआर की हत्या इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, और क्यों आज भी उस केस की बात कोई कर ही नहीं रहा है। सोच लो अब कितना घमंड है इनमें। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अभी रुकना नहीं है, अभी लड़ाई बहुत लंबी है। बड़े बड़े बादशाहों और भाईजानों के तख्त उखाड़ने हैं, जो आज भी इसी ऐठन के साथ चलते हैं कि हमें कौन हिलाएगा, हम तो किंग हैं। ब्रह्मास्त्र मूवी के टिकटॉक का स्कैम भी एक्सपोज हो गया। आज ही सारी पोल खुल गई है, जब से ना जाने कितने ही लोगों ने अपने मोबाइल से बुक माई शो के स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पर डाले हैं। अब तो वायर द लायर भी ब्रह्मास्त्र मूवी को पेल रहा है। लगता है पैसा रुक गया है इनका, तभी ठुचुक सब पब्लिक के अपनी डेमोक्रेटिक राइट को यूज करने के कारण हुआ है। अब भी बहुत बचे हैं, मगर रुकना नहीं है। एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है आज तक की जर्नलिस्ट प्रमिला दीक्षित ने। वैसे कभी कभी पत्रकार भी पत्रकार बन जाते हैं। सुनिए एक बार इन्हीं के मुख से। बायकॉट की बात नहीं है, बायकॉट की बात नहीं है, एक बदलाव की ये आहट है। वो सिनेमा कैसे स्वीकार करें हम, वो सिनेमा कैसे स्वीकार करें हम अपनी संस्कृति का परिहास जिसकी चाहत है। अब राष्ट्र चेतना जाग चुकी है, अपमान कतई स्वीकार नहीं है। तोड़ गुलामी की जंजीरें, स्वाभिमान से कम कुछ अंगीकार नहीं है। लौह पुरुष के वंशज हम,
लौह पुरुष के वंशज हम, नेता सुभाष के थाती हैं, वो ही ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, एजेंडा ना जिसकी पर पार्टी हैं। अलग नैरेटिव से सजा भी हमने सिनेमा देखा है, यही समय है चेता जाए, यही लक्ष्मण रेखा है। बरसों मान दिया है सबको, एक ही देश के तो वासी हैं, एक तरफा ये अब नहीं चलेगा, बात बस जरा सी है। और अब चलते चलते एक संदेश उन फॉरेन यूट्यूबर्स को जो इन बीफ फूड वालों के लिए एक नया पालनहार बन के घूम रहे हैं। मैं अगेन नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप में से बहुत लोग उनको देखते होंगे, जानते होंगे, जो फॉरेनर होकर भी हमारी मूवीज पे अपना रिएक्शन देते हैं, रिव्यू करते हैं। कुछ तो इतने बड़े हो गए हैं कि जिनके चैनल पर साक्षात बीफ फूड के स्टार्स आ जाते हैं। तो भैया ऐसा है, आप बीफ फूड को समझकर भारत को ना समझो। भारत को समझने के लिए भारत की सनातन संस्कृति को समझना आवश्यक है। बिना सनातन के भारत हो ही नहीं सकता। भारत नाम ही सनातन से निकला है। कृपया हमारे इंस्टाग्राम के बच्चों का दिमाग कम खाओ, क्योंकि अगर भारतवर्ष की निगाह आप पर टेढ़ी हुई ना, तो भैया एक वीडियो आप लोगों पर भी बनाना पड़ेगा और एक एक को रोस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष के घाट पर सब पे ले जाएंगे। पेशाब टपकता है, टप टप। अगर आप भी बीफ फूड के स्टार्स को प्रोफेशनल्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।